नमस्कार दोस्तों। हाईवे इंजीनियरिंग के आज के टॉपिक में हम लोग अपना अगला चैप्टर जो होगा, जो कि मैं सबसे कहूँगा कि सबसे लंबा चैप्टर हो सकता है, सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटी इसमें आपको मिल सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप प्रत्यक्ष रूप से रोड में सड़कों पे चलते हुए भी देखते हैं। मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं तो चलते हुए कुछ चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि उसमें कौन सा मटेरियल लगा है। आप कहते हैं रोड उखड़ गई, सरकार बनवा नहीं रही है, तो मटेरियल वगैरह रोड के आपको दिखते हैं। लेकिन रोड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके आंखों के सामने होते हुए भी आप उस पर गौर नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉपर्टी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो इतनी महत्वपूर्ण है जो किसी सड़क को दुर्घटनाग्रस्त बना सकती हैं, किसी सड़क को सबसे सेफ बना सकती हैं, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं सड़क पे आराम कर रहा हूं कि चला रहा हूं। ये सारा खेल आज के ही चैप्टर पर निर्भर करेगा, जिसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज या फिर रोड ज्योमेट्री। रोड की जो बनावट होती है, बनावट का मतलब उस बनावट में क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें अगर उस तरह से रोड बनाया जाए तो दुर्घटनाएं कम से होंगी सड़क पे। मटेरियल कोई भी यूज करिए, मैं अभी मटेरियल की बात कर ही नहीं रहा हूं, सिर्फ बात कर रहा हूं कि वो बन किस अलाइनमेंट में रही है, उस पर कैम्बर कैसा है, उस पर कर्व कैसे दिए गए हैं, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा बनाया गया है। इन सारी चीजों को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो सड़क पर दुर्घटनाएं कम कर सकते हैं, कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कास्ट मतलब उसके बनाने की जो खर्चे हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं, दुर्घटनाएं कम कर सकते हैं, जर्नी को सेफ करते हुए, सुविधाजनक करते हुए आरामदायक बना सकते हैं। आज इस चैप्टर में हम रोड ज्योमेट्री की बात करेंगे, और आज का चैप्टर जो है चैप्टर 2 जो है, जिसमें हम लोग सिलेबस आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, रोड ज्योमेट्रिक्स चैप्टर का नाम है आपके। अब कई जगह पर ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज के नाम से आता है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रोड, कई जगह रोड ज्योमेट्री के नाम से, डजंट मैटर। लेकिन उसमें टॉपिक क्या क्या होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या क्या है वो टॉपिक हमारे लिए, एक बार आप झटके से देख लेंगे एक एक चीजों को। जैसे आज आपको समझना है कि ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रोड, ये आपके सिलेबस से उठाया गया पॉइंट है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि आप इंग्लिश में पूरा पढ़ा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, मैं बस दिखा रहा हूं। मैं जो पढ़ाऊंगा वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये वो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में और आपको कवर करना है। जैसे ग्लोसरी ऑफ टर्म्स यूज्ड इन रोड ज्योमेट्रिक्स, यानी रोड ज्योमेट्री में कुछ प्रयोग किए जाने वाले टर्म्स हैं कौन कौन, जैसे राइट ऑफ वे क्या है, फॉर्मेशन विड्थ क्या है, रोड मार्जिन क्या है, रोड शोल्डर क्या है, कैरेज वे क्या है, साइड स्लोप क्या है, कर्व क्या है, फॉर्मेशन लेवल क्या है, कैम्बर एंड ग्रेडियंट क्या है। ये सब एक कुछ टर्मिनोलॉजी है जो रोड में प्रयोग होने वाली, उनको समझना है। एंड देन एवरेज रनिंग स्पीड, यानी सड़क पर जो स्पीड रखी जाती है, किस सड़क पे कितनी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंसेस। ये अब ये टॉपिक जो है बड़ा ज्यादा है वैसे तो, जेई में जब मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, जूनियर इंजीनियर वाले टॉपिक में, तो इसमें पूरा न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाना है। लेकिन आपने लिख दिया है यहाँ पे, जब आप इसको पूरे सिलेबस को अपने देखेंगे तो आपको इसमें साफ लिखा है कि कहीं भी आपको न्यूमेरिकल और डिजाइन नहीं करना है। लेकिन जूनियर इंजीनियर वाला यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको न्यूमेरिकल लगवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यानी स्टॉपिंग साइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझेंगे तब पता चलेगा कि रोड बनाना इतना भी आसान नहीं है। पहली बार रोड का नया निर्माण करना इतना भी आसान नहीं है, ये आप बहुत जल्दी समझेंगे जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। बहुत बहुत मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको इसी में बता दूं, न्यूमेरिकल भरे ना लगाऊं, लेकिन थ्योरेटिकली अच्छे से समझा दूं। और वो है भी नहीं आपके में, आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, ये डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो एवरेज रनिंग स्पीड है, स्टॉपिंग एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस, दो तरह के डिस्टेंसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है, बताऊंगा। लेकिन ये आज के लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग कम से कम इधर से ये रोड शोल्डर कैरेज वे साइड स्लोप यहां तक कवर कर लेंगे। बाकी आपका कैम्बर ग्रेडियंट और फॉर्मेशन लेवल तो हो जाएगा, लेकिन कर्व, ये तीन चीजें आज के टॉपिक में कवर नहीं होंगी। कर्व और कैम्बर ग्रेडियंट, इसको छोड़ के ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि कैम्बर अपने आप में थोड़ा ज्यादा समझने वाला और डाटा वाला चीज है, इसको भी बाद में रखेंगे। आज के केस में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं। क्या है आज, सबसे पहले तो सड़कों, जो रोड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रोड, वो है क्या। तो मैं कहूंगा सड़कों के ज्यामितीय मान क्या होते हैं, यानी जो चैप्टर में आपको बताया गया है वो होता क्या है, तो उसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है आपके पास कि देखो, ज्यामितीय मान यानी जो ज्योमेट्रिक्स वैल्यू होती हैं, महामार्ग इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें सड़कों के भौतिक तत्वों की स्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। भौतिक तत्व मतलब वही जो सड़क की बनावट से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स हैं, उन पर हम लोग विचार करने वाले हैं। सड़क के ज्यामितीय मान का मूल उद्देश्य सड़क यातायात को सुविधाजनक, सुरक्षित,
बनाने के साथ साथ सड़क की लागत तथा पर्यावरणीय क्षति को कम करना है। अगर हम रोड की बनावट को सही रखेंगे तो ये सब फायदे होंगे। क्या? यातायात सुविधाजनक होगा, सुरक्षित होगा, सड़क की लागत कम होगी और इन्वायरमेंट को कम से कम परेशानी होगी हमारा। देखिए, हम जब कोई भी निर्माण कर रहे हैं आजकल, आप एक सिविल इंजीनियर हैं, साथ साथ में आपकी जिम्मेदारी आपके इन्वायरमेंट की है। इसीलिए कोई भी ब्रांच आप पढ़ रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, मैकेनिकल पढ़ रहे हो, सिविल पढ़ रहे हो, तो आपको इन्वायरमेंट मुख्य रूप से जरूर पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? वो क्या कारण है कि सभी ब्रांच में वो कॉमन सब्जेक्ट होता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना इन्वायरमेंट? इसलिए कि आप कोई भी निर्माण कर रहे हो उस दौरान ये ध्यान रखें कि आपके इन्वायरमेंट को क्षति न पहुंचे। चाहे कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो, बट दैट शुड बी सस्टेनेबल, आपके इन्वायरमेंट को क्षति न पहुंचने देवो। ठीक है। यदि सड़क को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार न बनाया जाए तो यातायात प्रभावित होगा तथा दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाएगी। सड़क यदि जब बना ही रहे हो तो ऐसी बनाओ कि इस समय जो रिक्वायरमेंट है सड़क की वो फुलफिल हो, न सिर्फ इस समय बल्कि अगले 30, 35, 40 सालों तक का व्यवस्था करके चलिए। रीजन सड़क रोज रोज नहीं बनती है, ठीक है ना, कि कल जनसंख्या बढ़ गई तो थोड़ा सा ध्यान रख के बनाइए, ठीक है ना। सेम चीज को इंग्लिश में लिखा गया है कि ज्योमेट्रिक वैल्यू इज द ब्रांच ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग that deals with the study of the condition of physical elements of road, the basic objective of the geometric value। मतलब आप देखिएगा सेम चीज लिखा गया है। इंग्लिश वाले लोग जब हिंदी बोला जाता है तो ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आता, बस अर्थ वो चाहते हैं हमें लिखने के लिए भी मिल जाए। तो बेटा ये समझ में तो आ ही रहा है, सेम चीज यहाँ इंग्लिश में लिखा है। आप चाहें और नोट्स कैसे बनाना है तो आप लोग ये नोट्स तो आपको दे ही दी जाएगी, लेकिन जो लोग अपनी बना रहे हैं वो लोग केवल हिंदी वाला देख करके बनाए अपनी नोट्स। टॉपिक हेडिंग ये डाल दिया, उसके बाद हिंदी वाले लोग इसको लिखें, इंग्लिश वाले लोग इसको लिखें, हेडिंग ये वाला डालने आप लोग, ठीक है। अब चलिए कुछ आपने अपने से भी सीख लिया, इसके अलावा कुछ चीजें हमने एक्सप्लेन की हुई आपने अपने सीख लिया, उसको भी अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। ये नोट्स बनाने का तरीका होता है, ठीक है ना। हमने आपको दोनों में दिया, आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करके और कुछ अपने अनुभवों को जोड़ के नोट्स बनाइए, तब एक अच्छी नोट्स तैयार होती है, ठीक है। अतः सड़कों के, यहां बोला गया कि भाई ज्यामितीय मान का इतना महत्व है, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो भाई दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। अब कह रहा है कि अतः सड़कों के अभिकल्पन में निम्न ज्यामितीय मान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी जब कोई सड़क डिजाइन की जाती है, डिजाइन करने का मतलब होता है कहां से जाएगी, कितनी चौड़ी होगी, कितना स्लोप पर होगी, कितना उसके साइड स्लोप होंगे, कितना कटाव करा जाएगा, भराव करा जाएगा, बाढ़ से कितना ऊपर रखा जाएगा, ये सब जब आप डिजाइन कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और इन चीजों में सबसे पहली चीज है जो है वो रोड अलाइनमेंट है। रोड अलाइनमेंट का मतलब होता है सड़क का मध्य रेखा। जब कोई सड़क बनती है तो वो कहां से होके जाएगी उसका सेंटर लाइन पहले बना लिया जाता है। सेंटर लाइन के अगल बगल सड़क बनाई जाती है। सेंटर लाइन का मतलब हम एक नक्शा लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया बनारस का नक्शा या हमने ले लिया दिल्ली का नक्शा, गोरखपुर में कहा कि एक रोड बननी है, रोड पेन लेके खींचा ऐसे जानी चाहिए। अब वो ऐसे जानी चाहिए इतना आसान नहीं, आपको उसको खींचते समय की रोड ऐसे जाएगी, वही उसका अलाइनमेंट है, उसी को पकड़ के रोड बनेगी चारों तरफ। लेकिन जो आपने ऐसे खींचा वो अलाइनमेंट को निर्धारित करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अलाइनमेंट मतलब होता है संरेखण, यानी सड़क के मध्य रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही सड़क का जो मध्य बिंदु है। हर एक सड़क चौड़ी है, चौड़ी है, चौड़ी है, चौड़ी है, तो सड़क के चौड़ाई का जो बीच का बिंदु है उसको मिलाते हुए, सारे बीच के बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए, दैट विल बी द अलाइनमेंट ऑफ रोड। और वो अलाइनमेंट को निर्धारित करते समय वी हैव टू डील विद मल्टीपल पॉइंट्स। अभी उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि अलाइनमेंट निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मेशन विड्थ का, आपको विड्थ ऑफ पेमेंट भी देखना पड़ेगा, रोड शोल्डर बर्म देखना पड़ेगा, साइड स्लोप है, सड़क का कैम्बर है। तो आप ये चीज जान लीजिए कि यहां से यहां तक का साइड स्लोप, और इसमें एक टॉपिक हम लोग डिवाइडर या सेपरेटर, इतनी चीजों को आज ही देख लेंगे, ठीक है ना। इतनी चीजों को हम लोग आज देखेंगे, बाकी की चीजें अगली क्लासेस में होंगी, और ये काफी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है ना। डिजाइन, बायोथान, ये सब सारी चीजें आगे देखेंगे। इसके अलावा रोड मार्जिन्स और रोड स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें जो है आपको दिखेंगे, इन पर आपको ध्यान देके ही सड़क को बनाना है, ठीक है ना। कहें सर ये सब कहां होते हैं सड़क में, तो अलाइनमेंट तो आपको एल सेक्शन में दिखेगा। एल सेक्शन का मतलब होता है, देखो सीधा सीधा समझो, अगर कोई रोड यहां पे है, मान लो ये रोड का सेंटर लाइन है, ठीक है ना, ये ऊपर तुम प्लान से देख रहे हो, प्लान देख रहे हो टॉप से खड़े होकर के, हेलीकॉप्टर में से सड़क को देख रहे हो, तो ये उसका अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब कि कोई सड़क के मध्य बिंदु, अब जो सड़क बनती है तो एक्चुअली सड़क कुछ ऐसे बनती है, ये है सड़क, ये है सड़क, ठीक है ना। तो इसका ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये लाइन जो डॉटेड डॉटेड गई है,
इसको बोलेंगे सड़क का क्या हम लोग, अलाइनमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सड़क का अलाइनमेंट। अब ये हुआ सड़क का अलाइनमेंट, यानी इसका जो लंबाई सड़क की दिख रही है। अब इस सड़क को मान लो हमने कहीं पर एक्स एक्स पर काट दिया, एक्स एक्स पर हमने काट दिया इसको, यानी इसको अब हम लोग साइड से देखेंगे कि सड़क जो बनी है ये इसकी चौड़ाई है, तो फिर नीचे मतलब सड़क को कहीं पर जा रही हो बीच से ऐसे फाड़ दो, और अब देखो तो ये इसका मान लो क्रॉस सेक्शन हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग इसका क्या देखना चाहते हैं, क्रॉस सेक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन हम लोग देखना चाहते हैं। अब क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, तो ये रहा आपका क्रॉस सेक्शन सड़क का। पहले इसको समझ लीजिए, फिर इन बिंदुओं पर हम आएंगे, लेकिन आप मोटा मोटा सड़क में समझ लीजिए कि ये पॉइंट होते कहां है, फिर उन पर डिस्कस करेंगे। तो सड़क का ये आपका अलाइनमेंट है, सड़क का अलाइनमेंट में हमने काट दिया, और क्रॉस सेक्शन को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। सड़क के क्रॉस सेक्शन भी शहरी सड़कों के अलग हो सकते हैं, ग्रामीण सड़कों के अलग हो सकते हैं। शहरी सड़कों के क्रॉस सेक्शन और ग्रामीण सड़कों के क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ऐसी स्थिति में आप एक चीज को समझिएगा कि आपकी ये सड़क जो दिख रही है ना, ऐसे उसी को काटा गया है, इसी पर गाड़ी ऐसे आगे की तरफ चलती, तो आप जानते हैं सड़क के सबसे बीच में जो है ना, देखते होंगे जिस पर गाड़ियां बड़ी तेजी से दौड़ती हैं, वो सड़क का मेटेलिक पोर्शन का मतलब क्या होता है, सड़क का जो पक्का भाग होता है, जिसको कैरिज वे बोलते हैं। इसको ये है कैरिज वे, ये देखिए यहाँ पे एरो भी दिखाया गया है, तो कैरिज वे या इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो बनावट है ना जो काफी सॉलिड होती है बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं पेवमेंट या कैरिज वे, दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। पेवमेंट का मतलब जो पेविंग की जाती है जिस पर, और कैरिज वे का मतलब जो गाड़ियों को कैरी करता है। तो जहां पे पेविंग की जाती है, पेविंग मतलब होता है सॉलिड बनाया जाता है, इसका सॉलिड मतलब मेटेलिक भाग होता है, उसी को पेवमेंट बोलते हैं, और पेवमेंट ही कैरिज वे का काम करता है। इसलिए चाहे आप पेवमेंट कहें चाहे कैरिज वे कहें, सेंस से कहीं निकलेगा, हालांकि दो अलग अलग चीजें हैं। कई जगह ऐसा हो सकता है कि पेवमेंट हो लेकिन वो कैरी ना करता हो, तो फिर सड़क में ऐसा नहीं है, जो पेवमेंट होगा वही कैरी करेगा, ठीक है ना। अब सड़क के बीच का जो ये हिस्सा है, ठीक है ना, उसके ठीक बगल में दोनों तरफ देखते होंगे कि कुछ लोग गाड़ी उसी पर घुसा लेते हैं किनारे, उसी पर बाइक वाले दौड़ाते हैं लेकर के। तो सड़क के किनारे का वो हिस्सा जो सड़क का सर्विस का काम करता है या इस पेवमेंट को सहारा करता है, अगर ये सीधा ऐसे फाड़ दिया जाता, सपोज करो यहां से सीधी रोड ऐसे बना दी जाती, ये ना दिया जाता और दो गाड़ियां आमने सामने आ जाती, जाम वाम लग जाता, तो होता क्या है, ये जो बर्म बोलते हैं इसको, या इसको शोल्डर बोलते हैं, बर्म या शोल्डर, इसका दूसरा नाम क्या है, बर्म। अभी पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी मैं खाली दिखा रहा हूं। बर्म या शोल्डर इसको कहते हैं। ये हिस्सा जो सड़क का है वो सर्विस लेन का भी काम करता है। इसकी चौड़ाई कितनी रखी जाती है ये सब मैं बताऊंगा, बस ये जान लो कि बीच का हिस्सा ये है, ये लगभग 2.5 मीटर से कम कभी नहीं होना चाहिए। रीजन मैं सब बताऊंगा अभी कि क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सड़क के कैरिज वे के दोनों तरफ जो बर्म होते हैं, तो ये मिला के सड़क का पूरा हिस्सा है जिस पर गाड़ी इस पर चलनी चाहिए, इस हिस्से पर गाड़ी चलनी चाहिए, इस हिस्से को सुरक्षित छोड़े रखना चाहिए कभी इमरजेंसी के लिए। साथ में केवल क्या ये गाड़ी को उतारने के काम आता है इमरजेंसी में, नहीं, ये पूरे कैरिज वे को या पेमेंट को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और ये जो इसकी चौड़ाई होती है वो एक गाड़ी के चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिए, एक गाड़ी उस पर इमरजेंसी में उतर सके। कई बार ये जो आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं वो एक हाईवे का क्रॉस सेक्शन है, हाईवे का, लेकिन कई बार सड़कें शहरों के अंदर भी होती हैं, वहां पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। देखिए यहां पे क्या दिखाया गया है, पेमेंट है, फिर यहाँ पे, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है ना वो नाली होती है, नाली जिसको बोलते हैं, यहाँ पे नाली बनाई जाती है, यानी ड्रेनेज होता है, इसका ड्रेन वाला पोर्शन होता है। यहाँ पे फिर नाली के बगल में यहाँ पर पेड़ भी लगाए जाते हैं। तो सड़क में इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये वो सड़क है जो शहर के बाहर की सड़क है जिसको हाईवे बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप शहर के अंदर आएंगे तो टाउन रोड होती है या सिटी रोड होती है, उसमें इसके बाद में सीधे कर्ब उठे रहते हैं, अभी मैं उसको अलग से दिखाऊंगा, कर्ब उठे रहते हैं, और इसके बाद दुकानें मकान ये सब होते हैं, उसमें ये सारी चीजें नहीं रखी जाती हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई शहरी सड़क जब कोई शहरी सड़क हो और वो हाईवे बनाई जाए तो तोड़ देते हैं अगल बगल के मकानों को। आपने देखा होगा कि शहरी सड़क के बगल में पता चला अतिक्रमण है, तोड़ दो सारे मकानों को, तो उस तरह से काम होता है। तो आप एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ये ड्रेन है, नाली के समय देखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैरिज वे है और दोनों तरफ के बर्म है, इनको एक साथ मिला के फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं, या निर्माण तल की चौड़ाई। निर्माण तल का मतलब होता है ये,
निर्माण तल का मतलब फॉर्मेशन लेवल। कहेंगे सर ये सब क्या है? देखो ना, तुमसे पूछा गया है कि निर्माण तल की चौड़ाई, फॉर्मेशन विड्थ क्या है, अलाइनमेंट मैंने समझाया, अभी एक एक को डिटेल में भी लिखवाऊंगा। विड्थ ऑफ पेमेंट क्या है, वो जो बीच का हिस्सा था पेमेंट का, वो उसकी चौड़ाई होती है। रोड के शोल्डर या बर्म क्या होते हैं, ये सब अभी सुनते जाओ, अभी एक एक को अलग से भी समझेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर बताया आपको कि ये है कैरेजवे, इसके दोनों तरफ बर्म है। इस पूरे चौड़ाई को एक साथ में, बर्म दोनों तरफ के प्लस कैरेजवे को मिला के फॉर्मेशन विड्थ या रोडवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन विड्थ या रोडवे बोलते हैं। अब एक चीज जान लीजिएगा, फिर इसके बाद जहां पे भाई यहां तक तो गाड़ी मोटर कई बार इमरजेंसी में चली जाता है, इसीलिए इसको फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं। अब इसको एक स्लोप देते हैं दोनों तरफ, इसको ये स्लोप जो रहती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग साइड स्लोप। इसको क्या बोलते हैं? साइड स्लोप। साइड स्लोप कितनी रखी जाती है वो मैं भी बताऊंगा। अभी ये जो रोड है उसमें देखिए जीएल यहां लिखा हुआ है। जीएल यहां लिखने का मतलब समझ रहे हैं? ग्राउंड लेवल। ये पूरी सड़क, ये पूरी सड़क मिट्टी को भर भर के बनाई गई है। यानी ये सड़क जो है ना वो किसमें है? फिलिंग में है। पूरी फिलिंग का मतलब पूरे ग्राउंड लेवल पे मिट्टी को भर भर के पाट करके सड़क बनाई गई है। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी को काट करके ऐसे साइड से काट के नीचे सड़क बनाई जाती है। उस केस में जो फॉर्मेशन विड्थ होता है वो निचली चौड़ाई लेते हैं। भराव के केस में ऊपरी चौड़ाई को फॉर्मेशन विड्थ माना जाता है। और जब सड़क को कटाव में रखा जाता है, कटाव का मतलब होता है इस तरह से सड़क को काट दिए नीचे, अभी वो सब भी दिखाना है डायग्राम आपको हमको, इसलिए मैं अभी बना नहीं रहा हूं उसको। तो निचली चौड़ाई को, जैसे नाली समझो ये ग्राउंड है, ऐसे काट दिए नाली टाइप का। और ये जो निचली चौड़ाई है, जब कटाव में सड़क जाती है, मिट्टी को काट के निकाला जाता है, तो निचली चौड़ाई को फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं। और जब भराव में होती है तो ऊपरी चौड़ाई को बोलते हैं। तो फॉर्मेशन विड्थ आपका समझ में आया। अब दोनों तरफ कुछ रोड मार्जिन छोड़ी जाती है, और रोड मार्जिन के बाद जो सड़क की जमीन है, जहां तक सड़क ली जाती है ताकि भविष्य में सड़क को बढ़ाया जा सके, ताकि रोड को लिए जो एक्विजिशन होता है, यानी एक्विजिशन का मतलब होता है जब सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है तो कहती इतनी जमीन सड़क की है। आप अभी थोड़ी ही सड़क बनाती है, लेकिन कहती है इतनी जमीन सड़क की है। बाद में आदमी लोग उस पर घर चढ़ चढ़ के बना लेते हैं और वही तोड़ा जाता है फिर बाद में। तो जब सड़क का जमीन का एक्विजिशन करती है गवर्नमेंट, तो उस केस में वो जो एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण करना, एक्विजिशन करती है, तो वो जितना जमीन एक्विजिशन में जाता है उस पूरी जमीन को कहते हैं राइट ऑफ वे या लैंड विड्थ। यानी लैंड विड्थ का मतलब होता है सड़क की पट्टी की चौड़ाई, या राइट ऑफ वे का मतलब होता है आरओडब्ल्यू, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। राइट वे ऑफ वे को कई बार शॉर्ट में आरओडब्ल्यू बोलते हैं। इसमें पूरा आपका कैरिज वे, शोल्डर और रोड मार्जिन को जोड़ के बनाया जाता है। ये हुआ सड़क का पूरा जमीन, सड़क की पूरी जमीन। उसके बाद थोड़ी सी रोड की बाउंड्री छोड़ी जाती है, और उसके भी पहले एक लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है इसके बाद के स्ट्रक्चर मतलब खतरे में रहेंगे, आपको कंट्रोल में बनाना है, उसके उधर ही कुछ भी कंस्ट्रक्शन बनाइए, इधर रोड की तरफ मत आइए, ठीक है ना। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे मतलब होता है ना कि ये सड़क की गतिविधियों से प्रभावित हो सकने वाला क्षेत्र है। जैसे पीओके है या एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भाई लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद का हिस्सा भी भारत का ही है, लेकिन वो उस पर दिक्कत आ सकती है, तो इस वाले क्षेत्र को आपको छोड़ देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। रोड बाउंड्री का मतलब होता है ये वाली रोड की बाउंड्री हो गई। अब उसके बाद आपके यहां पर आ जाता है राइट ऑफ वे, क्या है आपने समझ लिया। तो इन्हीं चीजों को अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अलाइनमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, रोड अलाइनमेंट को, जो सबसे पहला पॉइंट था। तो किसी भी सड़क की उपयोगिता उसकी अच्छी संरेखण पर निर्भर करती है। एक सड़क कितना बेनिफिशियल है वो उसका ये डिपेंड करता है वो कहां से होकर जा रही है। यदि कोई सड़क आप बेमतलब किसी जंगल से लेके चले जाए जहां पे कोई आता जाता ही नहीं है, तो वो कहाँ उपयोगी रह जाएगी। ना तो जनता को उसका फायदा मिलेगा, ना तो सरकार उसका फायदा उठा पाएगी। कहेंगे सड़क का फायदा सरकार कैसे उठाती है? पहली बात कि प्रत्यक्ष रूप से वो टोल टैक्स आपसे लेती है। प्रत्यक्ष रूप से टोल टैक्स का मतलब जब सड़क कोई नई बनती है तो वहां टोल नाके बनाए जाते हैं, गाड़ियां जब उससे जाती हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है सरकार को। वो हुआ प्रत्यक्ष रूप से पैसा लेना। कुछ अप्रत्यक्ष तरीके भी हैं, जैसे एक सड़क है जिस पर टोल टैक्स है ही नहीं, लेकिन फिर भी रोड सफाई हो रही है, उस सड़क की कहां से हो रही है? जब उस सड़क पे देखेंगे आप तमाम लोग बहुत ज्यादा आते जाते हैं, बहुत भीड़ वाला रोड है, उस पर कोई टोल टैक्स नहीं है, लेकिन उस पर दुकानें लगी हुई हैं, सब
लोग आ जा रहा है, तो उन दुकानों से सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है कि आप इस जगह पे यदि दुकान लगाते हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है सड़कों से, ठीक है, इसीलिए सरकार सड़क बनवाती भी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उपयोगिता जो है उसके संरेखण पर निर्भर करती। भूमि प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा यानी जो सेंटर लाइन की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाती है। यानी किसी भी सड़क का संरेखण का मतलब होता है उसके सेंटर लाइन की जो पोजीशन है जहां से वो जा रही है, दैट इज कॉल्ड क्या, संरेखण उस रोड का या अलाइनमेंट ऑफ दैट रोड, ठीक है ना। उसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया। सड़क के संरेखण में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखें भाई, कहेंगे दो स्थानों के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, परंतु कभी कभी सड़कों में घुमाव दिया जा सकता है। इसका मतलब मान लीजिए आपके पास ये एक गांव है, ये एक गांव है, आपको कहना था यार इन दोनों के बीच में सड़क नहीं, बहुत दिक्कत होता है। सरकार ने कहा कि अरे यार रोड बनाना बहुत सिंपल है, इनके बीच में सड़क बनाओ, और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि तुम सीधा इसको इससे मिलाओ। इससे क्या होगा, सीधा मिलाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बहुत कम लंबाई, अब इधर से घूमते तो लंबा बनता, इधर से भी लंबा, खर्चा ज्यादा आता। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है उनके बीच में सबसे कम लंबाई की रोड बनाना। दो जगहों को कनेक्ट करने के लिए यदि आप रोड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करना है, तो सीधा ले जाके मिला दीजिए। लेकिन क्या ये सही है? तो पहली बात की न्यूनतम लंबाई रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सड़क में घुमाव दिया जा सकता है। वो कौन सी स्थितियां जिसमें घुमाव देना अच्छा रहता है, ठीक है ना। न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, लेकिन घुमाव कब दिया जा सकता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। जब दो स्थानों के बीच में कोई महत्वपूर्ण नगर स्थान पड़ रहा हो तो सड़क को उचित घुमाव दिया जाए। हो सकता है अगर तुम इसको कनेक्ट कर रहे थे, एक गांव यहां भी था, अगर उसको भी कर लिए होते तो लगे हाथ तीनों कनेक्ट हो गए होते। तो एक बिंदु ऐसा है कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यदि दूसरा पॉइंट है कि यदि सड़क के बीच में पुल पुलिया बनाना हो तो सड़क को नदी नाले के उसके न्यूनतम पार्ट पर पार कराना चाहिए, जिससे कि लागत घट जाती है। कहने का मतलब है भाई कि अगर ऐसी स्थिति आई है जैसा अभी है, और मान लो ये ना हो कि अब तुम इसको ऐसे मिलाना चाह रहे थे, और ऐसी स्थिति में हुआ क्या, यहां से एक नदी ऐसे गई थी, ऐसे जा रही थी, ठीक है ना, ऐसे जा रही थी, तो तुम नदी को इस तरह से पार कराओगे, इतना लंबा पुल बनाओगे, ये गलत तरीका। ऐसे में आपको ऐसे जाना चाहिए, उसके बाद सड़क को अगर या तो ऐसे करके इधर निकाल लो, और अगर मान लो ऐसा हो ही गया कि ये नदी जो है ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, तो देखो ऐसी स्थिति में भी मान लो नदी चली गई, अब तुमको इसको कनेक्ट करना था, देखो ये लंबा पुल है, अगर तुम इसको ऐसे ले जाके सड़क को ऐसे पार कराते एकदम सीधा सीधा ऐसे, अब फिर इस पे मिला देते, देखो दोनों में अंतर क्या हो रहा है। यहां से पुल की लंबाई काफी कम हो गई नदी पे, और ये पुल की लंबाई ज्यादा थी, क्योंकि ये तिरछी लंबाई थी, वो सीधा 90 डिग्री पे पार कर रहा था। देखो ये 90 डिग्री पे पार कर रहा था, जबकि ये सीधा पार करते समय दिक्कत क्या आ रही थी, ये काफी लंबा पुल बन रहा था। पुल का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जितना छोटा पुल बनाओ उतना बेटर है। तो नदी नाले को पार करते समय यदि पुल हम राइट एंगल पे बनाना चाहें तो सड़क को मोड़ देना सही रहता है। बिल्कुल ना मोड़ेंगे सड़क को तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो वही करा कि यदि सड़क के बीच में पुल पुलिया बनाना हो तो सड़क को नदी या नाले की उसके न्यूनतम पार्ट से पार कराना चाहिए। न्यूनतम पार्ट का ये भी अर्थ है कि हो सकता है एक तो लंबाई यहाँ ज्यादा पड़ी, कई बार ऐसा भी होता है कि नदी कहीं पर जाके ऐसे चौड़ी नदी होती है, मान लीजिए कहीं पर ऐसा हुआ कि काफी चौड़ी नदी थी और यहाँ जाके ऐसे पतली होके ऐसे गई है, तो आपको बहुत बेटर रहेगा कि आप यहीं जाइए, यहां पुल बनाइए और यहां से निकल आइए। तो ये न्यूनतम पार्ट कहा जाएगा उसका। न्यूनतम पार्ट का मतलब होता है कि कम से कम डिस्टेंस पर इसको ये पार कर जाएगा। तो ये था कि सीधा जाने के बजाय, इतना लंबा पुल बनाने के बजाय वी कैन गो फ्रॉम हियर, और रोड को घुमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पुल पुलिया से बचना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि पुल पुलिया का खर्चा कई गुना ज्यादा होता है और रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दिस, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपने समझ लिया कि भाई ये होता है। कब घुमाव दे सकते हैं? पहला घुमाव देने का रीजन था कि कोई महत्वपूर्ण चीज आ जाए। दूसरा रीजन था कि पुल पुलिया बनाना हो और हम चाह रहे हो कि कम से कम लंबाई का पुल पुलिया बने। तीसरा रीजन होता है कि यदि सड़क के बीच में कोई दलदली जमीन आ जाए तो भी सड़क को उचित घुमाव दे दिया जाता है। दैट मीन्स ये दोनों जगह थी, इसके बीच में काफी मर्सी लैंड था जिस पर सड़क बनाना बहुत मुश्किल था, काफी भारी गड्ढे थे, तो उस केस में वी कैन गो फ्रॉम हियर। क्या जरूरत है इसमें पढ़ने की, तो इस तरीके से हम लोग इसको घुमा सकते थे। तो ये था तीन वो महत्वपूर्ण रीजन जिस केस में अलाइनमेंट को
बदला जा सकता है, सीधा ना रखे घुमाया जा सकता है। तो पहला बिंदु था कि सड़क न्यूनतम लंबाई की हो, लेकिन 3 कारण है जिससे उसको घुमाव दिया जा सके, पहला बिंदु था। अब दूसरा बिंदु कह रहा है, वो पहले बिंदु के बारे में ही 3 बातें थी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सड़क का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि मृदा का कटान व भराव कम से कम हो, जिससे लागत कम से कम हो जाती है। तो सही है भाई, संरेखण ऐसा हो कि ऐसी जगह से ले जाएं कि पता चले एक जगह से ले जा रहे थे, बीच में खूब पहाड़ आ गया, पहाड़ पे चढ़ा दिए, पूरा पहाड़ काट दिए, मांझी बन गए। तो वो करने की क्या जरूरत है? कोशिश करो ना कि पहाड़ के साइड से निकाल लो, ताकि ज्यादा मिट्टी ना काटनी पड़े, या ऐसे गड्ढे पर से मत निकालो जहां बहुत मिट्टी भरनी पड़े। वी शुड ट्राई, अगर हम लोग एकदम सीधा जा रहे हैं अलाइनमेंट में, सोच रहे हैं कि अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में बहुत गड्ढा है या बहुत पहाड़ी है, तो कटाव भराव बढ़ जाएगा। वी शुड ट्राई टू अवॉइड दिस, उसको हमको बचना चाहिए उन चीजों से, लागत कम हो जाती है उससे। दूसरा ये बिंदु का भी ध्यान रखिए कि आप अलाइनमेंट निर्धारित करते समय कटाव भराव से बचिए। तीसरा है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क संरेखण में वक्र और ढाल बहुत तीखे नहीं देने चाहिए। सड़क आप कहीं से ले जा रहे थे, अलाइन कर दिया आपने, लेकिन आप कह रहे थे कि ऐसा है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, हमको सड़क सीधी ले जानी थी, लेकिन कुछ कनेक्ट करना है यहाँ पे एक पॉइंट, तो एकदम ऐसे जाके ऐसे घुमाएंगे ना तो बड़ा कम दूरी में पहुंच जाएंगे। अरे बेटा थोड़ा लंबा कर लो, लेकिन ऐसे घुमाओ क्यों? इतना तेजी से शार्पिंग से घुमाओगे तो एक्सीडेंट ज्यादा होगा, अनकंफर्टेबल आ जाएगा आदमी। तो ऐसी स्थिति में स्मूथनेस को ध्यान में रखते हुए, भले थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाए, बट स्मूथनेस को ध्यान में रखना चाहिए। अलाइनमेंट निर्धारित करते समय बहुत तीखा, तीखा मतलब बहुत शार्प कर्व नहीं देने चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एक सड़क का संरेखण करते समय, अलाइन करते समय ऐसे स्थानों को चुनना चाहिए जिसमें नदी नाले कम से कम हो। बिल्कुल, अगर आप जिस रास्ते से जाके कम लंबाई की सड़क बना रहे थे, अब बीच में नदी नाले ज्यादा पड़ रहे हैं, तो ट्राई करिए कि अवॉइड करिए और आप किसी ऐसी जगह से ले रहिए जहां कम से कम नदी नाले पड़ते हो। फिर कह रहा है कि जहां तक संभव हो सड़क को हमेशा अन्य मार्गों को समकोण पर काटना चाहिए। यदि सड़क आपकी कहीं से जा रही है, आपने उसका अलाइनमेंट बनाया, तो यदि नदी आए, नाला आए, रेलवे लाइन आए, कुछ भी आए, तो कोशिश करें कि सड़क उसको राइट एंगल पे काट के निकल जाए, सड़क उसको तिरछे ना पार करे, सीधे पार करे। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि जब सीधे पार करती है तो फटाक से पार कर जाती है, कम लंबाई में पार कर जाती है। तिरछे पार करने में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि सड़क कभी भी बने लाइन हो तो किसी भी दूसरी चीज को, रेलवे लाइन, नदी नाला, कुछ भी आए, उसको हमेशा राइट एंगल पे ही काटे। समझ में आ गई मेरी पूरी बात? तो ये था, ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि सड़क का संरेखण निर्धारित करते समय क्या सावधानियां रखेंगे, या उन सावधानियों को लिखिए जो सड़क के संरेखण को बनाते समय आप ध्यान में रखेंगे। तो वो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट जो है निर्माण तल की चौड़ाई यानी फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है। तो फॉर्मेशन विड्थ मैंने आपको बताया कि मिट्टी के भराव में ऊपरी सतह तथा मिट्टी के कटाव में निचली सतह, मैंने बताया था आपको। अगर सड़क ऐसे बन रही है भराव करके, तो ऐसे केस में ऊपरी सतह जिसमें बीच में रहेगा पेवमेंट और किनारे किनारे बर्फ। और अगर मान लीजिए ग्राउंड लेवल मान लीजिए यहाँ है, ठीक है ना, अब मान लीजिए यही ग्राउंड लेवल रहता और मिट्टी काट के बनानी पड़ती, ऐसे सड़क बनानी पड़ती, तो फिर ये निचली चौड़ाई को फॉर्मेशन विड्थ बोलेंगे। फॉर्मेशन विड्थ, फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है ना। तो ऊपरी सतह और निचली सतह जिस पर सड़क बनाई जाती है, निर्माण तल की चौड़ाई कहलाती है। इस चौड़ाई में यान पथ यानी मध्य में बना पक्का भाग जो मेटेलिक पोर्शन होता है, तथा स्कंधों की चौड़ाई सम्मिलित होता है, यानी शोल्डर भी सम्मिलित होते हैं। क्या होता है निर्माण तल फॉर्मेशन विड्थ में, क्या होते हैं, बीच का हिस्सा प्लस दोनों तरफ के कर्व सम्मिलित होते हैं। बात समझ आ रही है ना। आगे कह रहा है कि अब देखो निर्माण तल तो तुमने समझ लिया, पूरा हो गया। अब फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है? फॉर्मेशन विड्थ का मतलब आप निर्माण तल जिसमें कि शोल्डर भी थे और बीच का पेवमेंट भी था। अब एक खाली पेवमेंट की बात की जा रही है कि पेवमेंट क्या होता है। तो सड़क के मध्य में बनाया गया पक्का भाग जो सुविधाजनक यातायात के लिए बनाया जाता है, यान पथ कहलाता है। यान पथ को ही कैरिज वे कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग पेवमेंट कहते हैं। यान पथ के दोनों तरफ कुछ चौड़ाई स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसे स्कंद यानी वही शोल्डर या बर्म कहते हैं। शहरों में यान पथ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए स्कंदों को भी पक्का बना दिया जाता है। शहरों में जहां जगह कम है, यातायात ज्यादा है, वहां क्या करते हैं लोग, उसको स्कंधों को यानी बर्म को भी गाड़ी आने जाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब रेस्ट कर्व होता है तो ये मुश्किल होता है। विल टॉक लेटर अबाउट कर्व, कर्व के बारे में बाद में बात करेंगे। कर्व नहीं, कर्व, KERV। तो आपने देखा कि पेमेंट का विड्थ क्या होता है, और आगे बोला कि या कई स्थानों पर खड़ंजा बना दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे सड़क बीच में चौड़ी है और किनारे किनारे जो है, जो आपका बर्म है, उस पर ईंट का
या फिर पत्थर की पिचिंग कर दी गई, सोलिंग कर दी गई है। सोलिंग करने से क्या फायदा होता है, सोलिंग करने से क्या फायदा होता है, तो उस पर भी गाड़ी का यूज कर लेते हैं, फुटपाथ बना देते हैं। तो देखिए स्कंद फुटपाथ बना दिए जाते हैं, यानी कई बार लोग किनारे से सड़क के जो चलते हैं फुटपाथ बोलते हैं उसको। यान पथ को उखड़ने से बचाने के लिए स्कंद का प्रयोग किया जाता है, यानी जो बीच का मेटालिक हिस्सा था वो उखड़े ना, वो ढह ना जाए, क्रम्बलिंग ना हो जाए उसमें, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, किनारे किनारे शोल्डर होते हैं। शोल्डर का मुख्य काम क्या होता है, एक तो इमरजेंसी लैंडिंग कराता है, गाड़ियों की लैंडिंग नहीं मतलब इमरजेंसी सर्विस रोड का काम करता है, एज वेल एज वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है कैरिज वे यानी बीच के हिस्से। अब यान पथ की चौड़ाई यातायात की सघनता पर निर्भर करती है, यानी ये पेमेंट कितना चौड़ा होगा वो यातायात की सघनता पर निर्भर करेगा। जितना अधिक यातायात होगा यान पथ की चौड़ाई उतनी ही अधिक रखनी पड़ती है, तथा यान पथ की चौड़ाई वाहनों की चौड़ाई पर भी निर्भर करती है। आपको मालूम है भारत में जो गाड़ियां होती हैं उनकी अधिकतम चौड़ाई यहां से यहां तक, कोई गाड़ी मान लीजिए ऐसे है, ऐसे लंबी गाड़ी है, ठीक है ना, ऐसे लंबी गाड़ी है, इसमें टायर वायर यहाँ लगा हुआ है अपना, ठीक है ना, ऐसे गाड़ी आपकी है मान लीजिए, तो गाड़ी का जो अधिकतम चौड़ाई निर्धारित है कि भारत में इससे चौड़ी गाड़ी नहीं बनेगी, वो है 2.44 मीटर। कितना चौड़ाई, कितना है विड्थ, कितना है गाड़ी का अधिकतम, इससे ज्यादा कभी नहीं बनाएंगे। 2.44 मीटर चौड़ाई है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 10.6 है शायद, मैं अभी दिखा देता हूँ, शायद होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा आपका 10.6 मीटर, ठीक है ना। और जो है आपका 2.4 मीटर चौड़ाई और 3.8 मीटर हाइट इसकी, यानी हाइट जो गाड़ी की रखी जाएगी वो अधिक से अधिक 3.8 मीटर रखी जा सकती है, ये 10.6 मीटर लंबाई रखी जा सकती है, चौड़ाई 2.44 मीटर। चौड़ाई का बहुत ज्यादा मायने है, बाकी चीजों के भी मायने हैं, बट चौड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, यानी चौड़ाई का ही हर जगह रोड में दिक्कत आए, भाई रोड चौड़ाई किस पर रखी जाएगी, वाहन की चौड़ाई के अनुसार, ठीक है ना। लंबाई का भी ध्यान थोड़ा बहुत रखा जाता है, हाइट को थोड़ा कम कंसीडर करते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो भाई लड़े ना ऊपर, तो इतनी बड़ी भी बसें वगैरह नहीं बनाई जाती हैं, वो अभी बताऊंगा मैं। तो आपने देखा यानपथ की चौड़ाई, और उसमें आपने देखा यानपथ की चौड़ाई यातायात की सघनता पर निर्भर है, चौड़ाई वाहनों की चौड़ाई पर भी निर्भर करती है। वाहनों की अधिकतम लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई भारतीय मानक के अनुसार क्रमशः 10.6 मीटर, यानी सबसे पहले बताया लंबाई, चौड़ाई 2.44 और ऊंचाई 3.8 मीटर निर्धारित की गई है। यान पथ की चौड़ाई को एकल लेन के लिए 3.8 मीटर तथा 2 लेन के लिए 7 मीटर निर्धारित किया गया है। यानी जब कोई सड़क बन रही हो तो उस समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, सड़क बनती है तो आपका अगर सिंगल लेन की रोड है, सिंगल लेन का मतलब होता है केवल एक गाड़ी के लिए रास्ता होगा, तो उसको बोलते हैं सिंगल लेन। सिंगल लेन के केस में देखो यहां तक तो गाड़ी कम से कम सबसे चौड़ी गाड़ी जाएगी तो ये जाएगी, और इसको रखेंगे हम लोग 2.44, मान लो हमने ऐसा कर दिया कि सबसे बड़ी गाड़ी के लिए व्यवस्था करी और 2.44 मीटर इस चौड़ाई को रख दिया। तो किनारे बर्म जरूरी है, तो ये हुआ कि भाई थोड़ा क्लियरेंस, देखो जेई वाले क्लास में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, यहाँ शॉर्ट में हुआ, यहाँ जरूरत भी नहीं तुमको, बस इतना जान लो कि गाड़ियों के बाद थोड़ी क्लियरेंस की जगह लेके एक लेन की टोटल चौड़ाई 3.75 मीटर से कम कभी नहीं होनी चाहिए एक सिंगल लेन के लिए, और इसी को इन शॉर्ट 3.8 मीटर हम लोग मान लेते हैं एक लेन की। एक लेन मतलब एक गाड़ी को आने जाने के लिए। यदि आप डबल लेन बना रहे हैं तो क्लियरेंस में थोड़ा कमी कर सकते हैं, दो गाड़ियां पैरेलली एक साथ नहीं चलती हैं, आगे पीछे चलती हैं। तो अगर आपका डबल लेन है तो डबल लेन का मतलब हुआ कि देखो ऐसे एक गाड़ी उधर से जा सकती है या साथ साथ जा सकती है, आ सकती है, ऐसे केस में इसको पर लेन 3.5 मीटर लिया जाता है। ये है आईआरसी का रिकमेंडेशन, 3.5 मीटर ले लो इसको भी, यानी ये भी ले लो, 7 मीटर हो गया। ध्यान ये रहे कि दो लेन में एक दिक्कत आती है, क्या क्या पहली बात कि सिंगल लेन की अगर रोड बनेगी तो इससे कम नहीं बनेगी, डुअल लेन या मल्टी लेन बनेगी, डुअल लेन या मल्टी लेन के लिए 3.5 मीटर पर लेन ले लिया जाता है, यानी टोटल रोड की चौड़ाई कितनी हो गई, 7 मीटर। ध्यान ये रहे कि केवल डबल लेन के केस में एक दिक्कत है, यदि सड़क ऐसे बनी उसके किनारे ऐसे उठा करके ऐसे फुटपाथ यदि बना दिया गया इस तरह से कि आदमी इस पर चलेगा घूमेगा, रोड यही है, तब डुअल लेन यदि है तो भाई ये फुटपाथ पे तो गाड़ी जा नहीं सकती, तो इसको थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है। अगर विदाउट कर्व बना रहे हैं, विथ कर्व बना रहे हैं, विथ कर्व, कर्व मतलब यही जो उठा हुआ है ना इसी को कर्व बोलते हैं, तो विथ कर्व बना रहे हैं तो डुअल लेन के लिए ध्यान रखिएगा 7.5 मीटर रखना पड़ेगा आपको, डुअल लेन के लिए 7.5 मीटर रखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर विदाउट कर्व है, कर्व मतलब उठा नहीं है, रोड के बगल में सीधे ऐसे है, विदाउट कर्व है
तो फिर वही 3.5 मीटर गुणा 2 यानी 7 मीटर हो जाएगा विदाउट कर्व। ये डुअल लेन के लिए। अब जब डुअल से अगर 4 लेन 6 लेन है तो फिर 3.5 मीटर पर लेन ही आपको लेना, यानी सड़क सिंगल लेन की है तो 3.8, सड़क 2 या उससे अधिक लेन की है, लेन मतलब क्या होता है कि एक गाड़ी को चलने के लिए पर्याप्त चौड़ाई को एक लेन बोलते हैं। तो एक सिंगल लेन के लिए 3.8 मीटर की सड़क, डुअल लेन या मल्टी लेन है तो 3.5 मीटर प्रति लेन के हिसाब से। लेकिन सिर्फ डुअल लेन के केस में यदि रेज्ड कर्व हो यानी कर्व उठाए गए हो तो उस केस में आपको 7.5 मीटर लेना है। इतना डिटेल में यदि आप चले गए तो अच्छी बात है, बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया। अब आगे आता है आपका कि लेन को सर आपने यहां शॉर्ट में बताया गया है 2 लेन के लिए, देखिए 7 मीटर लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 7 मीटर नहीं, जब अगर कर्व उठा दिए जाए तो 2 लेन के लिए 7.5 मीटर भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब ऐसे केस में सड़क स्कंध यानी वाटर शोल्डर क्या होता, सॉरी सड़क स्कंध यानी रोड शोल्डर क्या होता है। तो ऐसे केस में अच्छा यान पथ समझ में आ गया कि पेमेंट क्या होता है, पेमेंट की चौड़ाई कितनी रखी जाती है, तो वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। पेमेंट की चौड़ाई के बाद फिर बर्म छोड़े जाते हैं। सड़क स्कंध यानी रोड शोल्डर क्या होता है, रोड शोल्डर मैंने पीछे बताया कि यान पथ के बगल में रखा जाता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक गाड़ी कम से कम 2.44 मीटर की होती है तो अप्रोक्स इसको 2.5 मीटर। तो देखो अगर एक सड़क ऐसे है उसके बगल में ऐसे बर्म है तो ऐसा बनाओ यार कि इमरजेंसी में जैसे मान लो कोई गाड़ी चलते चलते खराब हो गई तो अब वो खड़ी हो जाएगी वहीं, तो पीछे वाला जाम लगा देगा। इससे अच्छा वो गाड़ी को धक्का उक्का लगा के इस पे खड़ा कर सके, तो इसलिए इसकी चौड़ाई कम से कम एक गाड़ी की चौड़ाई के बराबर, दैट मींस 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब गाड़ी उस पर खड़ा कर देंगे तो वो तो कई काम आता है, फुटपाथ का भी काम करता है, सर्विस लेन का भी काम करता है, इसका बहुत सारा काम है, सर्विस लेन फुटपाथ। तो अब यही बताया कि रोड शोल्डर को आईआरसी के अकॉर्डिंग 2.5 मीटर से कम नहीं रखेंगे, और बोला कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या। पहली बात कि वो यान पथ को, ये कई बार पूछा क्वेश्चन कि शोल्डर के क्या उद्देश्य हैं, तो यान पथ को उखड़ने से बचाता है, यान पथ की चौड़ाई भविष्य में बढ़ानी पड़े, मान लो कल को लगा ये सड़क थोड़ी चौड़ी करनी है तो इसका ये जो बर्म है उसको लेकर के पूरा सड़क बना सकते हैं भविष्य में, ये उससे भी करता है। अस्थायी तौर पर यानी टेम्पोरली वाहनों को स्कंध पर खड़ा किया जा सकता है, यानी कोई गाड़ी खराब हो गई या कोई दिक्कत आया तो अस्थायी तौर पे आप उसको खड़ा भी कर सकते हैं स्कंध पे। ये फंक्शन होता है किसी बर्म का या शोल्डर का या स्कंध। समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स डाल दीजिए, और जिन तक वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सेम चीज को इंग्लिश में लिखा गया, इट प्रोटेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम क्रम्बलिंग यानी टूटने से बचाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द पाथ इन द फ्यूचर। व्हीकल कैन बी टेम्पोरली पार्क ऑन द शोल्डर। क्लियर है सभी को ये बात पूरा। अब स्कंध हो गया, साइड स्लोप की बात कर लें। सड़क ऐसे थी, जब आपकी यहाँ पे सड़क ऐसे थी तो किनारे किनारे बर्म थे, इसके बाद ये स्लोप दी गई थी। ये स्लोप जब भराव में दी जाती, भराव में देखो अगर तुम ऐसे 1 मीटर गए और 1 मीटर ऊपर उठे तो ऐसे एक ढाल बनी, 1 मीटर ये भी 1 मीटर, तो इस ढाल को कहेंगे 1:1। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल 1 था, वर्टिकल भी 1 है। अगर तुम इधर आधा मीटर गए और इधर 1 मीटर उठ गए तो काफी तीखी ढाल बन गई, चढ़ाव ज्यादा हो गया। अगर ये आधा है और ये 1 है तो इस ढाल को हमेशा H को पहले V को बाद में दिखाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे केस में आप इस ढाल को कहेंगे 1/2 का ढाल, 1/2 का ढाल इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से साइड स्लोप जो होती है वो कितनी रखी जाए ताकि जब गाड़ियों का लोड वगैरह इस पर पड़े तो ढह ना जाए, गिर ना जाए। तो थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो जल्दी नहीं टूटेगा, अगर ज्यादा तिरछा रखेंगे तो टूटेगा। भराव में जब सड़क होती है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, आपने मिट्टी भरी है तो बहुत तीखा मत रखिए, टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। तो भराव में 1:1 या 1.5:1 रखा जा सकता है भराव में। लेकिन अगर आप सड़क ग्राउंड लेवल ऐसे था, आप काट रहे हैं, तो अगर आप तिरछा भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोड तो नीचे लगता है तो इसके कटने के चांस कम होते हैं। कटाव में अगर रोड काट के बनाई गई है तो इस पर लोड कम आता है, भराव में ज्यादा आता है, तो इसको आप 1/2 का भी रखेंगे तो चलेगा। बात समझ में आ रही ना। यानी कटाव में रोड बनी है तो साइड स्लोप को तीखा रखा जा सकता है, शार्प रखा जा सकता है, बट भराव में है तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए बताया गया है साइड स्लोप। जो बातें मैंने बोली वो पूरा बताया गया है। साइड स्लोप क्या होता है, ये क्या काम करता है, सड़क पर पानी वानी आया निकाल देगा, उसको नाली में भेज देगा, यही सब इसका काम है।
और भौम जल निकासी मृदा के प्रकार पर निर्भर करता है। लिखा है कि भराव में रखना हो तो 2:1 या 1:1 या 1.5:1 रखा जाएगा भराव में। कटाव में रखा जाएगा तो कटान में वो 1:1 से लेके 1/2:1 तक रखा जा सकता है। यानी ये आपको मोटा मोटा डाटा बता दिया गया, ठीक है ना। राइट ऑफ वे क्या होता, तो आपने देखा कि सड़क के किनारे जो सड़क की भूमि है वही राइट ऑफ वे ROW होता है। सड़क निर्माण के लिए जितनी चौड़ी भूमि की आवश्यकता पड़ती है उसे सड़क पट्टी की चौड़ाई कहते हैं या मार्गाधिकार राइट ऑफ वे कहते हैं। इसके लिए भूमि का स्थायी रूप से अधिग्रहण, सरकार उस जमीन को परमानेंटली ले लेती है और उस जमीन को कहते हैं राइट ऑफ वे। सड़क की पट्टी जो होता है उसमें निम्न चीजें सम्मिलित होती हैं, क्या क्या, निर्माण तल की चौड़ाई और साइड स्लोप, फिर जल निकासी के लिए नालियां, पेड़ पौधे और साथ में भविष्य में सड़क को अधिक चौड़ा करने के लिए भूमि। ये चारों चीजों को मिलाएंगे, यानी फॉर्मेशन विड्थ तो था ही है, जिस फॉर्मेशन विड्थ में बर्म भी आ गया, यान भी आ गया, उसके बाद यहाँ पर जल निकासी के लिए नालियां, पेड़ पौधे ये भी आ गए, फिर उसके बाद भविष्य में सड़क को अधिक चौड़ा करना है तो वहां तक की पूरी भूमि को राइट ऑफ वे कहे थे, यानी अधिक चौड़ा करने के लिए जो भूमि ली गई थी सबको मिला के ROW यानी सड़क का अधिकार या सरकारी सड़क का जो चौड़ाई होता है वो इसमें सम्मिलित किया गया। समझ में आ गई बात। ये होता है राइट ऑफ वे जिसके बारे में पूरे डिटेल में हमने देखा, इंग्लिश और हिंदी दोनों। नाउ ट्रैफिक लेन क्या होता है, मैंने लेन के बारे में तो पीछे ही बता दिया, लेकिन लेन क्या होता है फिर समझ लेंगे कि पेमेंट की न्यूनतम चौड़ाई जिस पर यातायात चलता है उसे यातायात लेन कहते हैं। जब एक ही दिशा में चलने वाले तथा आने वाले वाहनों एक पंक्ति का अनुसरण करते हुए सुविधा व सुरक्षा से चल सकें तो एकल लेन कहलाता है। मतलब एक सड़क है जिसके आगे या एक साथ जो है कई गाड़ियां चल रही हैं वो एक लेन कही जाएगी। जब सड़क पर आने जाने के लिए दोनों दिशाओं में, उधर से भी गाड़ी आ रही इधर से, तो अलग अलग लेन बनाए जाते हैं तो उसे द्विलेन या डबल लेन कहते हैं। तो लेन क्या होता है वो आपने समझ लिया, लेकिन वाहनों की सुरक्षा को देखते हुए एकल लेन की चौड़ाई, अब भाई एक गाड़ी 2.44 मीटर की होती है तो तुम कम से कम 3 मीटर तो रख ही सकते हो, लेकिन यार सुरक्षा की दृष्टि से एकल लेन की चौड़ाई 3.8 मीटर से रखी जाती है। मैंने बताया था एक्चुअली 3.75 होता है, उसको मैंने कैलकुलेट भी किया है वाली क्लास में, अभी आपको जरूरत नहीं, आपको बस याद रखना है कि एक लेन की चौड़ाई न्यूनतम सारी सुरक्षा को रखते हुए 3.8 मीटर। यातायात की सघनता के अनुसार यातायात लेन की संख्या निर्धारित की जाती है। एक लेन से अधिक होने पर प्रत्येक लेन 3.5 मीटर का बनाया जाता है। अगर एक लेन से अधिक है तो हर लेन 3.5 मीटर प्रति लेन बनाया जाएगा। क्लियर है सभी बात पूरी यहां पर आप। अब आता है एक चीज, यातायात पृथककारी यानी ट्रैफिक सेपरेटर। सड़क पे चलते हैं, बीच में डिवाइडर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक सेपरेटर। अगर उधर की गाड़ियां इधर चल रही हैं, उधर की गाड़ियां उधर चल रही हैं, बीच में या तो एक पट्टी हो, एक पट्टी मतलब लाइन खींच दी जाए, ऐसे देखेंगे सफेद या पीले रंग की पट्टी खींची जाती है तो वो डिवाइडर का काम करती है। लेकिन वो डिवाइडर को लोग मानते कहाँ है कि हाँ ये लाइन खींचा है इसके इधर ही रहो, मानता कहाँ है कोई। तो जहां जगह कम होती है और धीमी गति के वाहन चलते हैं शहरों के अंदर, वहां तो पट्टी से काम चल जाता है, बट हाईवेज पर मैकेनिकल डिवाइडर का ही जरूरत है। मैकेनिकल मतलब वहां पर एक छोटी दीवार बना दी जाए, 60 सेंटीमीटर चौड़ी 60 सेंटीमीटर ऊंची एक दीवार बना दी जाती है सड़क के बीचों बीच, तुम उधर रहो तुम उधर रहो, उसको बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर। तो ट्रैफिक सेपरेटर क्या होता है पता चल गया। कितना चौड़ा बनाना चाहिए, अगर मान लीजिए मैं कहूं आपको यहाँ पे कि एक जो सड़क है वो ऐसे जा रही है तो बीच में ये जो डिवाइडर बनता है, अगर नेशनल हाईवे पे जाएंगे ये बीच में, तो ये काफी इस पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि आप मान लीजिए इधर से जा रहे हैं, रात का समय है, उधर से कोई गाड़ी आई उसका लाइट लगा के रोशनी पे एक्सीडेंट हो गया, तो इसी डिवाइडर पे बीच में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि लाइट को क्या करें, ब्लॉक करें, साथ में ट्रैफिक को सेपरेट करें। ट्रैफिक सेपरेटर पेड़ पौधे लगाने से वो ब्लॉक करता है लाइट को। इतने सारे लाभ क्या है हमको इसके मिल पाते हैं डिवाइडर के। डिवाइडर की चौड़ाई बड़े बड़े नेशनल हाईवे पे तो 12-12 मीटर तक होती है, लेकिन रिकमेंड किया गया कि नेशनल हाईवे पे यह 2.5 मीटर रखी जाए। लेकिन एकदम शहर के अंदर की सड़क है तब भी 1.5 मीटर से कम नहीं, और अगर कोई पुल वगैरह है, पुल देखो यार काफी चौड़ा नहीं बना सकते हैं तो वहां थोड़ा और कम कर देते हैं, 1.2 मीटर तक की चौड़ाई उसकी रखी जाती है। ये था ट्रैफिक सेपरेटर के बारे में। आज कुछ टॉपिक हमने कवर किए, अब आगे के टॉपिक जो होंगे, अभी और चीजों को समझना है रोड के पार्ट्स को, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करें, अपने फीडबैक को कमेंट में डालें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट, और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा न्यूमेरिकली इंटरेस्टिंग होगा। लाइक अभी तक तो आपने केवल
हाँ ये होता है, ये होता है, इसको इतना रखा जाता है, इतना रखा जाता है, यही सब समझा। लेकिन जो अगला हम लोग का सेशन होगा ना, यकीन मानिए वो थोड़ा मैथमेटिकली समझने वाला है। मतलब उसमें कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, हालांकि आपको करनी नहीं है बट हो सकती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, स्टॉपिंग साइट और ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों आपको। तो याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।